हेलो एवरीवन। अपना यूनिट नंबर 5 तक हमने पढ़ लिया है बीपीएससी 171 में, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा तैयारी कोमा रोकथाम व न्यूनीकरण के केंद्र बिंदु वाला आपदा प्रबंधन चक्र। इस चैप्टर में क्या समझेंगे अपन कि कोई भी आपदा या तो आ चुकी है या आने वाली है या फिर आएगी, तो उसके अंदर जो हम तैयारी करते हैं, ठीक है, जो हम तैयारी करते हैं तथा आपदा के न्यूनीकरण का प्रयास करते हैं, राहत के कार्यक्रम चलते हैं, रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम चलते हैं तथा पुनः निर्माण होते हैं, रिकवरी होती है। इन सबको आराम से समझेंगे और समझेंगे कि आपदा चक्र में क्या क्या शामिल होता है, यानी कि आपदा से पहले कौन कौन से काम किए जाते हैं, आपदा जब आती है यानी कि ड्यूरिंग द डिजास्टर कौन कौन से काम किए जाते हैं, तथा आपदा के बाद में कैसे कैसे आपदा न्यूनीकरण के प्रयास किए जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे आप, आपदा प्रबंधन में पहले आपदा के बाद राहत कार्यों पर मुख्य फोकस होता था। लेकिन इसके अंदर परिचय में, ठीक है, इस चैप्टर का परिचय, आपदा प्रबंधन में पहले आपदा के बाद पहले क्या होता था वो देख रहे हैं। पहले आपदा के बाद राहत कार्यों पर मुख्य ध्यान होता था। लेकिन वर्तमान में आपदा की रोकथाम लेकिन वर्तमान में आपदा की रोकथाम व न्यूनीकरण पे बल दिया जाता है। व न्यूनीकरण पर बल दिया जाता है, जिससे जान माल की क्षति कम हो। तो देखो, पहले क्या करते थे आपदा प्रबंधन के अंदर सरकारें या समुदाय, कि आपदा आने का वेट करते थे, यानी कि पहले भूकंप आएगा या फिर बाढ़ आएगी, उसके बाद में देखेंगे कि लोगों को कैसे बचाना है ना, कहाँ पर राशन सामग्री पहुंचानी है। ये नहीं कि पहले कुछ कर ले जिससे कि मतलब नुकसान कम हो सकता है। आज के टाइम पर वो सोच बदली है। आज के टाइम पर आपदा आने से पहले कुछ ऐसे प्रयास किए जाते हैं जिससे जान माल का कम नुकसान होगा। जैसे कि कहीं पर चक्रवात साइक्लोन आने वाला है, तो 7 दिन पहले या 2 दिन पहले ही तटों के आसपास रहने वाले लोगों को ये सूचना या चेतावनी दे दी जाती है कि भाई 2 दिन या 7 दिन बाद में ये तूफान आने वाला है, चक्रवात आने वाला है, तो कृपया करके अपने जो नावें हैं उनको आप किनारों पर लेके आ जाइए और अपने घर हैं उनको छोड़ करके किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। तो आपदा तो आएगी, वो निश्चित है, तय है, उस चक्रवात को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन जान माल की क्षति को कम किया जा सकता है, नुकसान को कम किया जा सकता है। तो आज के टाइम पर वो सोच बदली है। अब हम समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के क्या दृष्टिकोण है और राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का क्या दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण मतलब देखने का नजरिया क्या है। तो लिखो, हेडिंग लिखो, आपदा के विषय में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दृष्टिकोण। आपदा के विषय में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसके अंदर लिखो, पहला लिखो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण। इसमें स्मॉल ए लगा के लिख दो, हेडिंग डालो स्मॉल ए। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण।
इसके अंदर लिखो, पहले सिर्फ आपदा प्रबंधन में, पहले सिर्फ आपदा प्रबंधन में आपदा पीड़ितों को, आपदा पीड़ितों को वस्तुएं वितरित की जाती थी, वितरित की जाती थी। योकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति जो कि सन 1994 में आई थी आपदा प्रबंधन के लिए, लिखो योकोहामा, ये एक शहर का नाम है योकोहामा। योकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। आपदा प्रबंधन के लिए योकोहामा आपदा न्यूनीकरण कार्यनीति कब बनी? कार्यनीति 1994 के अंदर बनी थी, 1994 के बाद इसमें परिवर्तन आया, के बाद इसमें परिवर्तन आया। इस कार्यनीति के अनुसार, इस कार्य नीति के अनुसार आपदा रोकथाम न्यूनीकरण और तैयारी, और तैयारी आपदा राहत से बहुत अच्छी है। मतलब कि आपदा आने से पहले ही मतलब इतने सारे इंतजामात कर लो कि कम खर्चा लगे। अब जैसे कि भूकंप आने से पहले लोगों को कह दो कि भाई बिल्डिंग से बाहर आ जाओ, ठीक है, बिल्डिंग से बाहर आ जाओ, ओके, तो कम खर्चा आएगा। अब बिल्डिंग के अंदर लोग थे, लोग घायल हो गए, लोग मर गए, तो ज्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है, राहत कामों में। तो ये आपदा रोकथाम न्यूनीकरण और तैयारी ये किससे अच्छी है? ये आपदा राहत से बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें लिखो आगे, इसमें खर्चा भी कम आता है, इसमें खर्चा भी कम आता है, ठीक है। आगे लिखो, यह बात यूनिसेफ ने भी मानी है, यह बात यूनिसेफ, यूनिसेफ ने भी मानी है, ठीक है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण तो हो गया है, अब आप स्मॉल बी लगा के लिखो राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो आपदा की रोकथाम के लिए उपाय किए जाएंगे। ये लिखो डीएमए मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, 2005 के अनुसार लिखो, पहला पॉइंट लिखो आपदा की रोकथाम के लिए उपाय किए जाएंगे। आगे लिखो विकास योजनाओं में न्यूनीकरण का कार्य किया जाएगा, विकास योजनाओं में
विकास योजनाओं में न्यूनीकरण का कार्य किया जाएगा। आपदा की स्थिति से निपटने हेतु क्षमता निर्माण को आप लिखो कैपेसिटी बिल्डिंग। क्षमता निर्माण के उपाय किए जाएंगे। क्षमता निर्माण का मतलब होता है कि जो आपदा आने पर जो लोग मदद करेंगे उनको ट्रेनिंग वगैरह देना, ठीक है, वो क्षमता निर्माण के अंदर आएगा। आगे लिखो, आपदा से पूर्व मंत्रालयों व विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। आपदा से पूर्व मंत्रालयों व विभागों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। ठीक है, यहां तक लिखो। आप अंदर लिखो, आपदा चक्र में लिखना, आपदा प्रबंधन में अनेक कार्य व अनेक हितधारी होते हैं। आपदा प्रबंधन में अनेक कार्य व अनेक हितधारी होते हैं। आपदा किसी भी समय घटित हो सकती है। अतः आपदा से निपटने हेतु आपदा चक्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपदा चक्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लिखो, आपदा के तत्व लिखो, इसमें स्मॉल ए लगा के पॉइंट देना। आपदा के तत्व, सॉरी, आपदा चक्र के तत्व, ऐसे लिखो, आपदा चक्र के तत्व। लिखो इसके अंदर डीएमए 2005 के अनुसार, यानी कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार आपदा चक्र के निम्नलिखित तत्व होते हैं। दूसरा तत्व लिखो, क्षमता निर्माण करना। तीसरा लिखो, न्यूनीकरण
चौथा लिखो, किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयारी या आपदा से निपटने के लिए तैयारी। आगे लिखो, आपदा की स्थिति में रिस्पॉन्स या अनुक्रिया। आपदा की स्थिति में रिस्पॉन्स। आगे लिखो, आपदा के प्रभाव की मात्रा का आकलन करना। आपदा के प्रभाव की मात्रा का आकलन करना। आगे लिखो, निकास, बचाव व राहत। निकास का मतलब क्या है? लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना, कोमा बचाव, कोमा राहत। आगे लिखो, ये आपदा चक्र के तत्व हैं, ठीक है, किसके अनुसार? डीएमए 2005 के अनुसार। आगे लिखो, पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन और पुनः निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन। पुनर्वास, पुनर्वास एवं पुनः निर्माण। आगे पॉइंट लिखे स्मॉल बी लगा करके, आपदा प्रबंधन चक्र के चरण। ये तो तत्व लिखे, चरण लिखो, आपदा चक्र के चरण। आपदा चक्र के चरण, ठीक है, इसके अंदर लिखना 3 चरण होते हैं इसके अंदर, ध्यान से लिख लेना। आपदा, आपदा पूर्व, ठीक है, यानी कि प्री डिजास्टर, और सेकंड लिख लेना आपदा के दौरान। ड्यूरिंग डिजास्टर। और तीसरे नंबर पे लिख लेना आपदा प्रबंधन का तीसरा चरण है आपदा के बाद, यानी कि पोस्ट डिजास्टर कौन कौन से विशेष कार्यों का उल्लेख किया गया लिखेंगे अपन। पोस्ट डिजास्टर, इसमें पहला पॉइंट दे दो आप, आपदा पूर्व। आपदा पूर्व, इसमें क्या क्या शामिल होता है वो लिख लो, ठीक है। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। इसमें निम्नलिखित बिंदु शामिल होते हैं। आपदा की रोकथाम व न्यूनीकरण। दूसरा लिखना प्रारंभिक चेतावनी। तीसरा लिखो आपदा से पहले क्षमता निर्माण। आगे लिखो आपदा सहाय्य संरचनाओं का निर्माण। देखो, आपदा से आने से पहले ऐसे स्ट्रक्चर बना देना चाहिए जो कि आपदाओं को झेल सके। जैसे कि कहीं पे भूस्खलन होता है तो भाई वहाँ पे घर बनाओ मत, या घर बना रहे हो तो लकड़ी उकड़ी का बना दो, लकड़ी का डहेगा तो भी कोई नुकसान नहीं होगा इतना ज़्यादा। तो इसके अंदर लिखो आपदा सहाय्य यानी कि डिजास्टर रेजिलिएंट, आपदा सहाय्य संरचनाओं
का निर्माण। आगे लिखो, आपदा न्यूनीकरण के उपाय से जन जागरण, ये लिखो, आगे लिखो, इतना लिख दो, जन जागरण मतलब जनता को पहले ही बता देना कि ये आपदा आएगी। जैसे कि भूकंप आ गया तो क्या कर सकते हैं, जैसे कि थर्ड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं तो भाग तो नहीं सकते है ना, जैसे अचानक से भूकंप आता है तो अपन क्या कर सकते हैं, टेबल जो होती है उसके नीचे बैठ सकते हैं, ताकि ऊपर से अगर बड़े पत्थर या बड़ी पट्टी कुछ भी गिरेगा तो सर तो कम से कम बचा रहेगा। और अपन सॉकेट वगैरह बंद कर देंगे, बटन वगैरह लाइट वगैरह बंद कर देंगे ताकि घर के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो, जिससे कि आग ना लगे घर के अंदर। तो ये जन जागरण की बातों में समझाया जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे लिखो, ये तो हो गया आपदा से पूर्व क्या क्या कर सकते हैं। आगे लिखो, आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर, सेकंड पॉइंट लिखो, आपदा के दौरान। इसके अंदर लिखना क्या क्या शामिल होता है, खोज बचाव कार्य, कोमा लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, इसमें लिखो खोज बचाव कार्य, आगे लिखो लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, शवों की पहचान करना यानी कि डेड बॉडीज, शवों की पहचान करना। आगे लिखो, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, आगे लिखो भवनों व सड़कों पर पड़े मलबे को उठाना, प्राथमिक चिकित्सा भोजन, प्राथमिक चिकित्सा भोजन, पेयजल, शरण स्थल, स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था करना। ये हो गया आप ड्यूरिंग डिजास्टर क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपन आपदा के पश्चात, एक तो पुनः वास, ठीक है, सरकार क्या कर सकती है, पुनः वास कर सकती है, यानी कि सपोज करो किसी का घर टूट गया है बाढ़ के दौरान, तो उसको एक नया घर बना के दे सकती है, या फिर किसी सुरक्षित स्थान पे उन व्यक्तियों को पहुंचा सकती है सरकार। या फिर पुनः निर्माण, पुनः निर्माण का क्या मतलब है, जैसे कि भूकंप आने से बिल्डिंग में दरार पड़ गई है तो उन दरारों को ठीक वगैरह करना, ठीक है, वो पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन में शामिल होगा। और आपदा के पश्चात पुनः उत्थान के कार्य भी किया जाता है। पुनः उत्थान होता है रिकवरी, जैसे कि इंटरनेट और टेलीफोन की लाइनें ठप हो जाना और सड़कें वगैरह टूट जाना, ठीक है, उनको ठीक करना, जनता को वो सुविधाएं देना जो कि उन्हें आपदा से पहले मिल रही थी। तो आपदा के पश्चात पोस्ट डिजास्टर के टाइम पीरियड में पुनर्वास, पुनर्निर्माण और पुनः उत्थान की क्रियाएं होती है। आगे लिखो इसी के अंदर, इस अवधि में कार्यों की समय सीमा बहुत लंबी होती है। इस अवधि में
अब जैसे कि भूकंप आया, पूरा शहर तबाह हो गया, तो उसको बनाने में काफ़ी साल भी लग सकते हैं। में कार्यों की समय सीमा, समय सीमा बहुत लंबी होती है। और उन सब सुविधाओं को चालू करना जो कि पहले सक्रिय थी। सक्रिय करना, जो कि पहले चालू थी। इस अवधि में सामाजिक आर्थिक भौतिक संरचनाओं की हानियों की भरपाई की जाती है। देखो, इस अवधि में सामाजिक आर्थिक आर्थिक भौतिक संरचनाओं की भौतिक संरचनाओं की हानियों की भरपाई की जाती है। इस अवधि में सामाजिक आर्थिक भौतिक संरचनाओं की हानियों की भरपाई की जाती है। देखो, ये हो गया आपका स्मॉल बी वाला पॉइंट, यानी कि आपदा चक्कर के जो चरण हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा, स्मॉल सी लगा के आप लिखो आपदा चक्र में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ। पहले तो तत्व समझे, फिर चरण समझे। अब कौन कौन से शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि न्यूनीकरण क्या होता है, तैयारी क्या होती है, राहत क्या होती है, पुनर्वास क्या होता है, इनका मतलब आपदा चक्र में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ। इसके अंदर पहला लिखना आप रोकथाम, इसको इंग्लिश में लिख लो प्रिवेंशन। आपदा न्यूनीकरण हेतु विभिन्न साधनों व उपायों को उपलब्ध कराना। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि, या ऐसे लिख लो सिर्फ, आपदा आपदा न्यूनीकरण हेतु विभिन्न साधनों व उपायों को उपलब्ध कराना। यह हो गया आपका रोकथाम। ठीक है, आपदा को कम करने के लिए विभिन्न साधनों व उपायों को उपलब्ध कराना रोकथाम कहलाता है, प्रिवेंशन। मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब लिखो, आपदा के विस्तार को कम करना, आपदा और ज्यादा ना बढ़े, आपदा के विस्तार को कम करना ही न्यूनीकरण कहलाता है। न्यूनीकरण दो टाइप का होता है, आगे लिखो। न्यूनीकरण में दो उपाय शामिल होते हैं। एक तो लिखो संरचनात्मक उपाय, संरचनात्मक उपाय इसके अंदर लिखो निर्माण कार्यों द्वारा अत्यधिक मजबूत भौतिक संरचनाओं का निर्माण।
भौतिक संरचनाओं का निर्माण। ये तो संरचनात्मक न्यूनीकरण क्या आएगा, अंदर आएगा। और आगे लिखो आप, गैर संरचनात्मक। इसके अंदर ऐसे उपाय शामिल होंगे जो कि आपको दिखते नहीं है, लेकिन वो आपदा को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। गैर संरचनात्मक उपाय, इसके अंदर लिखो आप, लोगों को जागरूक करना, कोमा शिक्षा शिक्षा व प्रशिक्षण देना। लोगों को जागरूक बनाना, लोगों को जागरूक बनाना, कोमा शिक्षा व प्रशिक्षण देना। शिक्षा व प्रशिक्षण देना, ये शामिल होता अपना नॉन स्ट्रक्चरल में। न्यूनीकरण वाला दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। इसके अंदर ध्यान रखना कि आपदा को कम करना, दो उपाय शामिल होते हैं इसके अंदर, संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक जो आपको दिखते हैं, जैसे कि मजबूत बिल्डिंग बना दी। गैर संरचनात्मक लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये सब। अब आगे तीसरा पॉइंट लिखो, तैयारी। तैयारी क्या होती है आपदा प्रबंधन में, और इसको इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं वो लिख लो, प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, PREPARE DN DNESS, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी। इसके अंदर लिखो कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं, वो बिंदु लिख लो आप। आपातकालीन योजनाएं बनाना, आगे लिखो लोगों का लोगों का स्थान बदलना, यानी जहां पर रह रहे थे वो उनको हटा करके दूसरी जगह पे लेके आ गए, लोगों का स्थान बदलना। आगे लिखो राहत प्रक्रियाओं का स्तरीकरण करना। स्तरीकरण मतलब क्या है, जैसे कि पहाड़ से पत्थर बरस रहे, नीचे मलबा भी आ रहा है, मिट्टी भी आ रही है। तो स्तरीकरण का मतलब होता है कि वहां का जो प्रशासन है वो डिसीजन लेगा कि सबसे पहले तो जो सड़क पे पत्थर वगैरह पड़े, मलबा पड़ा है, उसको हटाएंगे ताकि गाड़ियां गुजर सके। ठीक है, इसके बाद में जो बिल्डिंग्स टूट गई हैं और उसके अंदर जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाएंगे। अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो सबों की पहचान की जाएगी। ठीक है, और पीड़ितों की पहचान की जाएगी। ऐसे मतलब क्रम वाइज क्रम प्लानिंग करना वो स्तरीकरण कहलाता है। आगे लिखो भूमि प्रयोग योजना बनाना। इसका मतलब क्या समझाऊं, जैसे कि कहीं पर बहुत सारे नदी नाले निकलते हैं। ठीक है, और उनका जो पानी है वो गांव के अंदर पहुंच सकता है, और गांव के अंदर पहुंच जाएगा तो नुकसान करेगा। तो प्रशासन क्या करेगा, वहां पर बांध बना देगा, है ना। बांध बनाने से क्या है कि एक तो जमीन का प्रयोग हो जाएगा, भूमि प्रयोग हो जाएगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, और गांव के अंदर पानी भी नहीं जाएगा, कोई जान माल का नुकसान नहीं होगा। आगे लिखो महिलाओं को वृद्धों को बच्चों की संवेदनशीलता बताना, और उनको पहले ही अलर्ट करना कि आप तो पहले अलर्ट रहना, क्योंकि आप ज्यादा वल्नरेबल हो आपदा के प्रति। कोमा वृद्धों, कोमा बच्चों की संवेदनशीलता बताना। आगे लिखो आपदा की बीमा करवाना, आपदा की बीमा करवाना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन करना, समुदाय आधारित
आपदा प्रबंधन करना। ये आपका तैयारी वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। फोर्थ पॉइंट लिखो राहत यानी कि रिलीफ, यानी कि रिलीफ। ठीक है, इसके अंदर लिखना राहत तुरंत, लघु व लंबी अवधि की हो सकती है। कितने तरह की हो सकती है? तुरंत यानी कि किसी को तुरंत मतलब राहत दे दी, या हो सकता है थोड़ा टाइम लग गया राहत देने में, या हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया राहत देने में। ठीक है, आगे लिखो इसमें कौन कौन से बिंदु शामिल होते हैं, जैसे कि प्रभावित व पीड़ितों की खोज करना, व उनको बचाना, पीड़ितों को चिकित्सकीय कोमा भोजन, पीड़ितों को चिकित्सकीय कोमा भोजन, कोमा आवास, कोमा देखभाल उपलब्ध करवाना। राहत में लोगों के कल्याण हेतु राहत कार्यनीति बनाना, लोगों के कल्याण हेतु राहत कार्यनीतियां बनाना। आगे लिखो इंटरनेट कोमा टेलीफोन की ठप पड़ी लाइनों को वापस शुरू करना, आगे लिखो स्वास्थ्य का आकलन, राहत में और क्या क्या शामिल होता है? स्वास्थ्य का आकलन, कोमा महामारी का सर्वेक्षण, सर्वे करना कितनी स्तर पे महामारी फैली है, महामारी का सर्वेक्षण, कोमा भौगोलिक सूचना व्यवस्था यानी कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्थापित करना। आगे लिखो ये पॉइंट अपना तैयारी वाला राहत वाला कंप्लीट हो चुका है। पांचवें नंबर पे लिखो आप पुनःवास, रिहेबिलिटेशन क्या होता है? रिहेबिलिटेशन, इसके अंदर लिखना इसमें पीड़ित समुदाय को फिर से उसकी, इसमें पीड़ित समुदाय को फिर से उसकी पूर्व स्थिति में, फिर से उसकी पूर्व स्थिति में लौटाना, पूर्व स्थिति में लौटाना
जैसे कि वह पहले थे। जैसे कि वह पहले थे। ये तो हो गया रिहेबिलिटेशन, यानी कि जैसे पहले रह रहे थे वैसे ही व्यवस्थाएं उनको अब उपलब्ध करवाना, तो वो कहलाता है पुनर्वास यानी कि रिहेबिलिटेशन। आगे लिखो, पुनः निर्माण। इसको इंग्लिश के अंदर लिखना रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसमें लिखते जाओ, आपदा के बाद स्थायी व पक्के भवनों का निर्माण। स्थायी व पक्के भवनों का निर्माण, जिससे लोगों को वही सुविधाएं मिले सुविधाएं मिले जो उन्हें पहले मिल रही थी। आपदा पूर्व भौतिक संरचनाओं को बहाल करना, ये भी पुनर्निर्माण में आता है, लिख लो। एक और पॉइंट लिख लो इसमें, आपदा पूर्व भौतिक संरचनाओं को बहाल करना, यानी कि कोई बिल्डिंग में टूट फूट हो गई तो उसको सही करना, वो पुनर्निर्माण के अंदर आ जाएगा। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई मेट्रो स्टेशन, ट्रेन स्टेशन ये टूट चुके हैं तो उनको वापस बनाना, वो भी आपदा के बाद में काम होते हैं सारे, वो रिकंस्ट्रक्शन के अंदर आएंगे। ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पॉइंट लिखो आप इसमें, पुनः उत्थान। सातवां पॉइंट लिखो, पुनः उत्थान, जिसको आप रिकवरी कहते हो। सातवां पॉइंट, रिकवरी। इसके अंदर लिखना क्या होता है रिकवरी। इसका उद्देश्य है कि आपदाओं की संवेदनशीलता संवेदनशीलता और जोखिम कम करने के साथ उस क्षेत्र का विकास कराना। इसका उद्देश्य तो यह है। अब पुनः उत्थान का मतलब क्या है, वो मतलब लिख लो। मतलब क्या है पुनः उत्थान का, लिखो। पीड़ित समुदाय की आपदा से पूर्व, पीड़ित समुदाय की आपदा से पूर्व की जीवन स्थितियों की बहाली करना। बहाली मतलब वापस से वही स्थितियां क्रिएट करना। पूर्व की जीवन स्थितियों की बहाली करना। ये आपने समझे कुछ अर्थ, शब्दों के अर्थ आपदा चक्कर में जो यूज किए जाते हैं। तो आज अपनी दो बड़ी हेडिंग हो गई है, एक दो
हुई अपनी आपदा के विषय में अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय दृष्टिकोण, और दूसरी है आपदा चक्र। तो ये पॉइंट कंप्लीट किया मैंने, दो बड़ी हेडिंग। आपदा की रोकथाम में अपन समझेंगे कि आपदा तो आनी आनी है। कहीं पे भूकंप आना है तो कोई रोक नहीं सकता उसको। कोई देश के पास में कितना ही पैसा है, कितनी भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन रोक नहीं सकता है वो। ऐसे ही सुनामी आएगी तो आएगी, राइट। भूस्खलन होगा तो होगा। पहाड़ों से पत्थर गिरेंगे तो कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। पहाड़ों से पानी और मलबा नीचे आएगा तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम कुछ ऐसे उपाय अपना सकते हैं कि जान माल की जो क्षति होती है, नुकसान होता है, वो कम होगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिखते जाओ, आपदा अति आवश्यक व अपरिहार्य रूप से होकर रहती है। आपदा अति आवश्यक व अपरिहार्य रूप से अपरिहार्य का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता, जो बहुत ज़रूरी है, होके ही रहता है, वह अपरिहार्य रूप से होकर ही रहती है। ऐसे लिखो, घटित होकर होकर ही रहती है। आगे लिखो, लेकिन आपदा रोकथाम से लेकिन आपदा रोकथाम से जान माल की क्षति में कमी की जा सकती है। आगे एक पॉइंट लिखना लाइन छोड़ के, एक समिति बनी थी, कमेटी, 2001 की बात है वो। ठीक है, हाई पावर कमेटी। ठीक है, उसको लिखो, उच्च अधिकार समिति, या उच्च शक्ति समिति, एक ही बात है, उच्च अधिकार समिति। समिति ने 2001 में कहा आपदा रोकथाम की संस्कृति को विकसित करने की जरूरत है। जरूरत है, इसमें लोगों को मत, संगठनों, इसमें लोगों कोमा संगठनों तथा सरकार को मिलजुल कर तथा सरकार को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009 ने भी
आपदा की रोकथाम, आपदा की रोकथाम, कोमा संस्थागत ढांचा, कोमा प्रबंधन व्यवस्था, कोमा संसाधनों के आवंटन पर जोर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, सबको पता है सतत विकास के लक्ष्य 2015 में पेरिस सम्मेलन की जो COP21 बैठक हुई थी उसमें अपनाए गए थे, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर कंट्री है उनको कहा गया था कि आप 2030 तक इन सतत विकास के 17 लक्ष्यों को पूरा करेंगे। लिखो आगे, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु करने हेतु भारत को अपनी नीतियों कोमा भारत को अपनी नीतियों कोमा योजनाओं कोमा परियोजनाओं में रोकथाम के उपाय शामिल करने होंगे। में आपदा रोकथाम के उपाय शामिल करने होंगे। तो भारत में चाहे वो सड़क बनती हो, या फिर जंगल से होके हाईवे गुजरता हो, या फिर पुल बन रहे हो नदी के ऊपर, या फिर बांध बन रहे हो कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ इस इलाके में किसी प्रकार की डिजास्टर आती है आने वाले टाइम पर, तो जान माल का कम नुकसान हो, इस प्रकार से सारे स्ट्रक्चर को तैयार करना चाहिए। सारे प्रोजेक्ट है वो इस हिसाब से डेवलप करने चाहिए, ठीक है। आगे लिखो, योजना को परियोजनाओं में आपदा रोकथाम के उपाय शामिल करने होंगे। जिससे आपदा के दौरान अनुक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स, जिससे आपदा के दौरान अनुक्रिया कोमा पुनरुत्थान का मतलब रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग ढह गई उसको वापस से बनाना, रोड टूट गई उसको वापस से बनाना। आगे लिखो, पुनःवास का मतलब होता है रिहेबिलिटेशन, कि लोग जहाँ पर रह रहे थे वहाँ पर आपदा गई, उनको दूसरे स्थान पर बसाना क्या कहलाता है, पुनर्वास या पुनर्वास एक ही बात है। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास की स्थिति में मदद मिलेगी। आगे लिखो, कैपिटल C बड़ी हेडिंग में आप एक स्मॉल हेडिंग दे दो, स्मॉल a, ठीक है। लिखो, आपदा रोकथाम की दिशा में उपाय, आपदा रोकथाम की दिशा में उपाय। इसके अंदर लिखो,
एचपीसी ने, यानी कि जो आपकी हाई पावर कमेटी थी, उच्च अधिकार समिति ने आपदा रोकथाम के निम्नलिखित उपाय बताए। ठीक है, पहला उपाय लिखो, आपदा न्यूनीकरण नीतियों को अपनाने हेतु जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए। अब आप ये मानो, इस लाइन का क्या मतलब है, आपदा न्यूनीकरण नीतियों को अपनाने हेतु जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए। दिमाग के अंदर एक स्थिति सोचो कि एक सिटी है और उस सिटी में मैं एक ऐसे इलाके की बात कर रहा हूँ जहाँ पर ढलान पर कच्ची बस्तियाँ हैं, ठीक है। और अगर उस शहर में बाढ़ आती है या फिर तूफान आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, जिनके ढलान पे घर है और वो कच्चे घर हैं, उनका नुकसान होगा। तो सबसे पहले अगर उस सिटी के लिए अगर डिजास्टर मिटिगेशन की पॉलिसीज बन रही हैं, यानी कि आपदा की नीतियाँ बन रही हैं, आप ये समझो आपदा को कम करने की नीतियाँ बन रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर रिस्क असेसमेंट करना चाहिए कि मतलब कितना नुकसान हो सकता है झुग्गी बस्तियों को, है ना, और इन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता है कि नहीं है। ठीक है, आगे लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आपदा राहत प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। जो उच्च अधिकार समिति थी 2001 में, उसने कहा था कि भाई आपदा राहत प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। आगे लिखो, आपदा रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही विकास नीति में भाग लेना चाहिए। विकास नीति सम्मेलनों में अब इस लाइन का ये मतलब है कि मान लो स्वीडन में डिजास्टर मैनेजमेंट की नीतियां बन रही है, वहाँ की सरकार बना रही है, ठीक है, या वहाँ पर कोई संगठन बना रहा है, तो भारत तथा अन्य देशों को भी वहाँ पर जाके कुछ सीखना चाहिए कि स्वीडन है वो अपने देश में आपदा को कम करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है, तो उन सम्मेलनों में शामिल होना चाहिए और वहाँ से कुछ सीख करके अपने देश में वो चीज़ें लागू करनी चाहिए। आगे लिखो, आपदा की चेतावनी कोमा आपदा पूर्व सूचनाओं का प्रसार शीघ्र करना चाहिए। आपदा की चेतावनी कोमा आपदा पूर्व सूचनाओं का प्रसार तीव्र गति से करना चाहिए। आगे लिखो,
रोकथाम के उपायों को क्षेत्रीय रोकथाम के उपायों को क्षेत्रीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए। एवं इसमें सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। आगे लिखो शिक्षा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग। जागरूक करके आपदा के प्रति संवेदनशील कम करने का प्रयास करना चाहिए। जागरूक करके आगे लिखो स्थानीय प्रौद्योगिकी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी को स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए। देश के अंदर और विदेशों के अंदर आपदा को कम करने के लिए तथा लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए जितनी टेक्नोलॉजी है उसका सभी का यूज करना चाहिए मुक्त रूप से। नेक्स्ट पॉइंट लिखो किसी देश की ढांचागत संरचनाओं राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ नागरिकों की भी होनी चाहिए। होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को भी वित्तीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी साधनों की सहायता से
सहायता से मजबूत नीति प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है। प्रभावी नीति मजबूती के साथ आवश्यकता है। इस लाइन का मतलब है कि अगर संयुक्त राष्ट्र ने अगर डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित आपदा रोकथाम से संबंधित कोई नीति बनाई है तो उस नीति को सारे कंट्री फॉलो करें और स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि दुनिया के अंदर बहुत कम जान माल का नुकसान हो। आपदा रोकथाम की दिशा में उपाय, इसमें पहली हेडिंग कंप्लीट हो गई है जो उच्च अधिकार समिति ने 2001 में आपदा रोकथाम से संबंधित कुछ उपाय बताए थे। एक विद्वान है डेमोन पी कोपोला, है ना, डेमोन पी कोपोला, इन्होंने भी आपदा रोकथाम के कुछ उपाय बताए थे तो उनको लिख लीजिए आप, राइट। तो बी, स्मॉल बी हेडिंग देना। डेमोन बी कोपोला ने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, ये किताब लिखी थी इन्होंने, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। किताब में, अपने किताब में अंडरलाइन कर लेना, में अनुक्रिया कोमा पुनः उत्थान, अनुक्रिया कोमा पुनः उत्थान कोमा रोकथाम कोमा जोखिम, जोखिम की कमी पर आधारित प्रयासों के बारे में बताया था। जोखिम की कमी पर आधारित प्रयासों बताया है। लिखो जैसे, क्या क्या बताया इन्होंने अपनी किताब में, जैसे आपदा घटनाओं का विश्लेषण, कोमा जोखिम क्षेत्रों पर अधिक ध्यान, जोखिम व संवेदनशील, जोखिम व संवेदनशील क्षेत्रों पर अधिक ध्यान, कोमा स्थानीय समुदाय व प्रशासन की भूमिका, स्थानीय समुदाय व प्रशासन की भूमिका, कोमा कम समय में ढांचा तैयार करना,
कम समय में ढांचा तैयार करना, कोमा सूचना का त्वरित प्रसार, सूचना का त्वरित प्रसार, कोमा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, कोमा सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, कोमा सरकारी निवेश, कोमा आपदा राहत में विशेषज्ञता। आदि ये सब कुछ बताया है उन्होंने अपनी किताब इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में, है ना। कोपोला नाम के एक विद्वान ने। अपना इसमें लास्ट 2 टॉपिक और बच रहे हैं यूनिट नंबर 6 में, एक तो आपदा के लिए तैयारी और एक आपदा न्यूनीकरण। तो आप चौथी हेडिंग, बड़ी हेडिंग दो, आपदा के लिए तैयारी। आपदा के लिए तैयारी, इसमें लिखो तैयारी को आपदा के आने से पहले तैयारी को आपदा के आने से पहले किए गए उपाय के कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। किया जाता है ताकि इसके द्वारा होने वाले प्रभावों के द्वारा होने वाले प्रभावों के बचाव के लिए समुचित रिस्पॉन्स किया जा सके। रिस्पॉन्स का मतलब होता है अपन किस प्रकार से जवाब देते हैं। रिस्पॉन्स को हिंदी में अनुचित भी कहते हैं, सॉरी अनुक्रिया कहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स किया जा सके, ताकि नुकसान कम हो। एवं राहत के कार्य संचालित किए जा सके, ठीक है। तो तैयारी का मतलब क्या होता है? आपदा प्रबंधन में तैयारी का मतलब होता है कि आपदा आने से पहले किए गए उपाय के कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब कुछ उपाय होते हैं, ठीक है, उनको ही अपन तैयारी कहते हैं एक्चुअल में, ताकि इसके द्वारा होने वाले प्रभावों यानी कि आपदा से जो नुकसान होता है
ठीक है, उससे लोगों को बचा सके अपन, और आपदा जब आए तब रिस्पॉन्स भी दे सके, ताकि नुकसान कम से कम हो हमारा, और राहत के जो कार्य हैं वो किए जा सके। तो इसी का नाम तैयारी होता है, प्रिपेयर्डनेस। इन तैयारियों में सरकारों को व्यावसायिक कार्यकर्ताओं, अब तैयारी के अंदर कौन कौन शामिल होता है? सरकार, व्यवसायिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संगठन, जिसको आप सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हो, स्वयंसेवी समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोमा समुदायों तथा व्यक्तिगत स्तर पर मदद शामिल होती है, तथा समुदायों, कोमा व्यक्तिगत स्तर पर मदद शामिल होती है। आगे लिखो पॉइंट बना के, आपदा की तैयारी में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। आपदा की तैयारी में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। तो इसके अंदर एक टिक लगा के लिख लो क्या क्या किया जाता है। आपदा राहत तंत्र विकसित करना, आपदा राहत तंत्र विकसित करना। आगे लिखो, विशिष्ट समूहों को प्रशिक्षण देना। विशिष्ट समूह का मतलब होता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं, सरकार की मदद करना चाहते हैं, जैसे कि आपके इलाके में बाढ़ आई है, तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, तब जाके आप बाढ़ पीड़ित, भूकंप पीड़ित जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हो। विशिष्ट समूहों को प्रशिक्षण देना, विशिष्ट समूहों को प्रशिक्षण देना। प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग। राहत कार्य हेतु धन का निर्धारण करना, राहत कार्य हेतु धन का निर्धारण करना। कहीं पे बाढ़ आई हुई है तो फिर वहां पे जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा तो कोई नहीं है कि मतलब पैसे तो देखो सबको चाहिए, ठीक है, तो वहां पे कोई फ्री में कितना दिन काम कर सकता है, तो जो भी वॉलेंटियर्स काम कर रहे हैं उनको भी सरकार सहायता दे पैसों के रूप में, ठीक है। और जहां पर भी मतलब चिकित्सकीय सहायता की जरूरत है, वहां पर दवाइयों का खर्चा, डॉक्टर्स की जो पेमेंट होती है वो सरकार करे, और उस इलाके के लिए कितने पैसे निर्धारित किए जाने चाहिए, ये पहले से आपदा की तैयारी में शामिल होता है। आगे लिखो, गोदाम में रखे साधनों की आपूर्ति करना, गोदाम में रखे साधनों की आपूर्ति करना। आगे लिखो, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली को, आपदा पूर्व चेतावनी
प्रणाली को मजबूत बनाना। आपातकालीन सुविधाओं का मूल्यांकन करना। आपातकालीन सुविधाओं का मूल्यांकन करना। स्थानीय इलाकों में जागरूकता ज्ञान का प्रसार करना। स्थानीय इलाकों में जागरूकता ज्ञान का प्रसार करना। छोटी हेडिंग डालिए, आपदा तैयारी के मुख्य घटक। तो इसके अंदर लिखो कौन कौन से घटक शामिल होंगे। क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्थानीय। क्षेत्रीय राष्ट्रीय स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियां। नीतियां तकनीक प्रशिक्षण संस्थागत क्षमता को मजबूत करना। संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये मानो आप कि कहीं पर डेंगू फैल रहा है, किसी इलाके में डेंगू और मलेरिया भयंकर रूप से, ठीक है, लोग मर रहे हैं वहां पे, और वहां पे क्या है, वहां पे मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ठीक है, सरकारी अस्पताल हैं, छोटे अस्पताल। तो अगर उस इलाके में डेंगू मलेरिया फैलता है तो वहां का जो जिला कलेक्टर होता है वो आदेश पारित करता है कि जो नर्सिंग स्टाफ है वो एक्टिव हो जाए, डॉक्टर हैं वो एक्टिव हो जाए, दवाई नहीं है तो दवाई पहुंचाते हैं हम, और जहां पे ये आपदा ये मलेरिया और डेंगू वाली, वहां पे जाके आप एक्टिव हो जाएं और लोगों को देखें और डेंगू मलेरिया केस कम करने की कोशिश करें। इसका मतलब होता है संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना। इस तरह से सरकार काम करती है। आगे लिखो, आपदा न्यूनीकरण हेतु क्षेत्र के लोगों से संवाद तथा सूचना का आदान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, आपदा न्यूनीकरण हेतु क्षेत्र के लोगों से संवाद सूचना का आदान प्रदान करना। सूचना का आदान प्रदान करना।
आगे लिखो तीसरे पॉइंट में, आपदा तैयारी की योजनाओं योजनाओं कॉमा नीतियों को समय पर पूरा करना, कॉमा नीतियों को समय पर पूरा करना तथा अधिक संवेदनशील क्षेत्रों व समूहों की पहचान करके विशेष ध्यान देना उन पर। आगे लिखो, आप आपातकालीन निधियों की स्थापना करना। निधि मतलब होता है फंड। जैसे कि आपने अभी देखो, उड़ीसा के अंदर दो ट्रेनें टकराई थी, ठीक है, तो पेटीएम पर, फोन पे पर अगर चलाते हो तो वहां पे क्या आता है कि आप अगर इस आपदा में कुछ पैसे देना चाहते हो तो प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष में आप जमा कर सकते हो, ठीक है। तो वो कोष क्या कहलाते हैं? निधि कहलाते हैं, अर्थात फंड कहलाते हैं। तो उन प्रकार की निधियों की स्थापना करना, ये भी आपदा की तैयारी में ही शामिल होता है। आपातकालीन निधियों, इमरजेंसी फंड, निधियों की स्थापना करना। आगे लिखो, साझेदारों को आपदा राहत योजनाओं में शामिल, साझेदारों को मतलब कौन कौन आपदा तैयारी में शामिल होता है वो साझेदार कहलाता है। साझेदारों को आपदा राहत योजनाओं में शामिल करने हेतु एक विशिष्ट तंत्र बनाना। ये आपका पहला पॉइंट हो गया, आपदा तैयारी ढांचे के मुख्य घटक, ठीक है। आगे लिखो, तैयारी के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं तैयारी के। तैयारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला लिखो, लक्ष्य मूलक तैयारी, गोल ओरिएंटेड प्रिपेयर्डनेस, लक्ष्य मूलक तैयारी। दूसरा लिखो, कार्य मूलक तैयारी, तीसरा लिखो, आपदा मूलक तैयारी। लक्ष्य मूलक तैयारी के अंदर लिखना, इस प्रकार की तैयारी से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक मदद की जा सकती है। इस प्रकार की तैयारी से, इस प्रकार की तैयारी से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में
ऐसे लिखो आप, महिलाओं विशेषतः विशेषतः महिलाओं, ठीक है, ऐसे लिखो, महिलाओं के पहले विशेषता लिख लो, विशेषता महिलाओं, कोमा वृद्धों, कोमा बच्चों व पशुओं को लक्ष्य बनाकर उनकी सहायता की जाती है। की जाती है। इन तैयारियों में निम्न बिंदु शामिल होते हैं, शामिल किए जाते हैं। इन तैयारियों में निम्न बिंदु शामिल किए जाते हैं। इसके अंदर पहला लिखना आप, लक्ष्य मूलक तैयारी में पशुधन तैयारी करना। पशुधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पशुधन को इंग्लिश के अंदर कहते हैं लाइव स्टॉक, ठीक है, लाइव स्टॉक प्रिपेयर्डनेस प्लान, पशुधन तैयारी करना। अब देखो गांव के अंदर क्या होता है कि उनका कमाने का जरिया क्या है, वो भेड़ रखते हैं, बकरी रखते हैं, गाय रखते हैं, भैंस रखते हैं, ऊंट रखते हैं, घोड़े रखते हैं, खच्चर रखते हैं, ठीक है। तो वो उनका पशुधन है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो रूरल इकोनॉमी है उसका आधार क्या है? पशुधन है। गांव के अंदर पशु नहीं रहेंगे तो फिर ना तो उनकी कमाई होगी, ना ही उनको पोषण मिलेगा। तो जहां पर भी आपदा आती है पशुओं को निकाला जाता है बाहर, सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचाया जाता है, ठीक है, घायल पशुओं का उपचार किया जाता है, ये सब शामिल होता है। तो इसके अंदर लिखो, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार पशु है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार पशु है। सुरक्षित स्थान पर ले जाना, कोमा घायल पशुओं का उपचार करना, खोज व बचाव, कोमा पशुओं के लिए दवाइयों का संग्रह करना शामिल होता है। कोमा पशुओं के लिए दवाई का संग्रह करके पशुधन को आपदा से बचाया जाता है। ये हो गया पहला पॉइंट इसका, पशुधन तैयारी करना लक्ष्य मूलक तैयारी में। दूसरा पॉइंट लिखो आप, संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य नीति तैयार करना। नहीं, नीति नहीं है, ऐसा लिखो, संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी करना।
इसके नीचे अंडरलाइन कर लो, संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी करना। इसके अंदर लिखो, इसमें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके, इसमें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके वहां के स्वास्थ्य सुधार इकाइयों को मजबूत करके, वहां के स्वास्थ्य सुधार इकाइयों को मजबूत करना, कोमा विशिष्ट समूहों को प्राथमिक उपचार सिखाना, संसाधनों का नियोजन, कार्य योजना बनाना शामिल होता है। संसाधन क्या होते हैं? जैसे कि एम्बुलेंस की गाड़ी है, वो भी संसाधन है। डॉक्टर एक प्रकार का मानव संसाधन है, ठीक है। आपके पास कोई मशीन है जिससे आप लोगों के खोए हुए सामान को ढूंढ सकते हैं, वो भी एक मशीन है। हर वो चीज जो कि लोगों की मदद कर सकती है आपदा के दौरान, वो एक संसाधन है। उनका नियोजन करना मतलब उनको एक तरह से मैनेज करना, ठीक है, शामिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हेडिंग डाल दो आप, इसी में है, लक्ष्य मूलक तैयारी में हेडिंग डालो, इसी में है। नेक्स्ट पॉइंट, सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन योजना। सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन योजना, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? CBDM प्लान। सी का मतलब कम्युनिटी, बी का मतलब बेस्ड, डी का मतलब डिजास्टर, एम का मतलब मैनेजमेंट। ये तो प्लान हो ही गया, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। तो इसके अंदर अपन लिखेंगे, में लिखना, सामुदायिक आधारित आपदा प्रबंधन में क्या होता है कि भाई समुदाय को शामिल करते हैं अपन, कम्युनिटी को, ठीक है। और आपदा रात के कार्यक्रम चलाते हैं। इसमें लिखो, आपदा की तैयारी में समुदाय को शामिल करके लोगों के जीवन को पशुधन संपत्ति की रक्षा, संसाधनों का विश्लेषण करना, संसाधनों का विश्लेषण करना, चेतावनी व्यवस्था, चेतावनी व्यवस्था मजबूत करना, चेतावनी व्यवस्था मजबूत करना, मॉक ड्रिल का अभ्यास करना। अरे बनावटी अभ्यास, ठीक है, जैसे कि भूकंप आए नहीं, ठीक है, भूकंप आने से पहले मतलब एक छोटी सी बिल्डिंग तैयार करके
तो उसको गिरा देंगे जबरदस्ती और उसके अंदर कोई पुतले को दबा देंगे, है ना, तो उसको कैसे बचाना है। मतलब नकली एक अभ्यास, मॉक ड्रिल करना कहीं पे, नकली अभ्यास कि मतलब नेट प्रैक्टिस करना, ये मानो आप किसी आपदा के आने से पहले कोई नकली अभ्यास करना, ताकि अगर असली में आपदा आए तो वहां पर भी लोगों की मदद की जा सके। हाँ, कोमा जोखिम विश्लेषण, कोमा जोखिम विश्लेषण, कोमा आश्रय स्थलों का निर्माण, कोमा आश्रय स्थलों, आश्रय स्थलों का निर्माण, कोमा आपदा प्रबंधन समितियों व दलों की स्थापना, कोमा आपदा प्रबंधन समितियों व दलों की स्थापना करना, कोमा मौसमी कैलेंडर बनाना, शामिल होता है। आगे लास्ट पॉइंट लिख लो आप, लक्ष्य मूलक तैयारी में समन्वय योजना, कोऑर्डिनेशन प्लान, देखो इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के बीच में समन्वय का विकास करना, इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय विकसित होता है। ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट। नेक्स्ट हेडिंग डालोगे आप कार्यमूलक तैयारी, इसमें निम्न तत्व शामिल होते हैं। देखो इसमें निम्न तत्व शामिल होते हैं। लिखो, एक तो लिखो मैपिंग, मैपिंग का मतलब क्या है कि जहां किसी कोई इलाका सेंसिटिव है, वल्नरेबल है, जहां पर आपदा आ सकती है, तो वहां पर कितनी प्रकार की आपदाएं आ चुकी है, कितनी प्रकार की आ सकती हैं, ऐसा कुछ डायग्राम वगैरह बनाना, वो मैपिंग कहलाता है। आगे लिखो योजना बनाना, और आपदा कार्य बल निर्माण करना। कार्य बल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? टास्क फोर्स। आगे लिखो कार्य बलों व स्वैच्छिक दलों का प्रशिक्षण,
आगे लिखो संरचनाएं बनाना, जागरूकता अभियान, आगे लिखो आपदा प्रबंधन कार्यों को संचालित करना, संचालित करना। आगे लिखो नए कर्मियों की भर्ती, जो मदद करना चाहता है उसका रिक्रूटमेंट करना। ये कार्यमूलक तैयारी में शामिल होता है। तीसरा पॉइंट लिखो आपदा मूलक तैयारी। आपदा मूलक तैयारी, इसके अंदर लिखो दो टाइप की होती है, संरचनात्मक तैयारी और गैर संरचनात्मक तैयारी। तो मैंने तीसरे पॉइंट लिखवाया आपको, आपदा मूलक तैयारी दो टाइप की होती है, संरचनात्मक तैयारी के उपाय यानी कि स्ट्रक्चरल प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। इसमें क्या आता है, आपदा के पहले और आपदा के बाद में कुछ संरचनाएं बना देते हैं, जैसे कि आश्रय स्थल बना देना, कहीं पे लोगों को रहने के लिए बिल्डिंग्स बना देना, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है आपदाओं की, आपदा मूलक तैयारी में गैर संरचनात्मक तैयारी। इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा, प्रशासनिक नियम बनाना, बीमा योजना, सूचना शिक्षा प्रशिक्षण करना, ये सब कुछ। तो इसके अंदर लिखो आप, इसमें प्रशासनिक नियम बनाना, इसमें प्रशासनिक नियम बनाना, कोमा बीमा योजना, कोमा सूचना, कोमा शिक्षा, कोमा शिक्षा, कोमा प्रशिक्षण, कोमा समुदाय की भागीदारी, भागीदारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेशन, कोमा चेतावनी व संस्थानों का निर्माण, चेतावनी प्रणाली तथा संस्थानों का निर्माण, प्रोत्साहन। आर्मी अगर अच्छा काम करती है तो आर्मी को मोटिवेट करना, ताकि और ज़्यादा बढ़िया तरीके से वो आर्मी के जो भी कर्मचारी हैं वो हेल्प कर सके लोगों की। वह सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना शामिल होता है, वह सार्वजनिक जागरूकता, इसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलोगे, पब्लिक अवेयरनेस। सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना शामिल होता है। लास्ट अपना एक टॉपिक बच रहा है, बड़ी हेडिंग डालना, आपदा न्यूनीकरण, रिस्क सॉरी डिजास्टर मिटिगेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपदा न्यूनीकरण, डिजास्टर मिटिगेशन। न्यूनीकरण का मतलब क्या है, प्रभाव को कम करना। इसमें लिखो आप, डीएमए 2005 के अनुसार, डीएमए मतलब आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार, आपदा के प्रभावों को कम करने हेतु
कम करने हेतु विशेष उपाय किए जाते हैं। लिखना, जिससे क्षति कम से कम हो। ठीक है। और आपदा न्यूनीकरण के दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। आपदा न्यूनीकरण के दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। पहला लिखो स्मॉल ए लगा के, संरचनात्मक दृष्टिकोण। दृष्टिकोण माने नजरिया, पर्सपेक्टिव। इसमें लिखना, इसमें आपदा संवेदनशील इलाकों में पुलों, इसमें संवेदनशील इलाकों में पुलों कोमा बांधों कोमा भवनों, कोमा मार्गों का निर्माण शामिल होता है। मार्ग मतलब ये सड़क वगैरह बना देना, हाईवे वगैरह बना देना, जहां पे आपदा आ सकती है ताकि वहां पर मदद पहुंच सके। अब जहां पे रोड नहीं है, कैसे पहुंचेगी वहां पे मदद, दिक्कत होगी ना। कोमा मार्गों का निर्माण शामिल होता है। ये संरचनाएं मिस्त्री, कारीगरों कोमा बढ़ई द्वारा बनाई जाती है। बढ़ई का मतलब जो लकड़ी के काम करता है उसको बढ़ई कहते हैं। ठीक है। ये संरचनाएं मिस्त्री कोमा कारीगरों, मिस्त्री कोमा कारीगरों कोमा बढ़ई द्वारा बनाई जाती हैं। जो आपदा सही होती है, मतलब आपदा अगर आए तो इनको नुकसान नहीं होगा, कम नुकसान होगा। जैसे कि नदी के ऊपर इस तरह से बांध बना देना, पुल बना देना जिसका नुकसान नहीं हो। जो आपदा सही होती है। संरचनात्मक वाले में, इसी पॉइंट में लिखना, संरचनात्मक वाले में इन संरचनाओं में स्थानीय श्रमिक इन संरचनाओं में स्थानीय श्रमिक अपनी जानकारी कोमा ज्ञान कोमा कौशल का उपयोग करते हैं। स्थानीय श्रमिक अपने ज्ञान कोमा कौशल कोमा जानकारी का प्रयोग करते हैं तथा कच्चा माल स्थानीय इलाकों से मिल जाता है तथा संरचनाओं के निर्माण हेतु कच्चा माल स्थानीय क्षेत्र से ही
मिल जाता है। लास्ट पॉइंट लिख लो, चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर यूनिट 6 गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण। इसके अंदर वही पॉइंट लिखने हैं जो कि अभी आपने लिखे हैं, ठीक है। यह मानव व्यवहार द्वारा संचालित होता है, मतलब इसके अंदर कोई पुल रोड वगैरह नहीं बनाएंगे, इसके अंदर तो अपन बीमा वगैरह, कानून का निर्माण, ये सब काम देखते हैं। यह मानव व्यवहार द्वारा संचालित होता है। यह दृष्टिकोण देखो, लिखो सबसे पहले गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण में यह मानव व्यवहार द्वारा संचालित होता है, इसमें इंजीनियरिंग का कोई महत्व नहीं होता है। यानी कि हम यहाँ पर ना तो कोई पुल बनाने की बात करेंगे, ना कोई सड़क बनाने की बात करेंगे, ना ही किसी प्रकार की संरचना बनाने की बात करेंगे। हम तो बीमा की बात करेंगे, ठीक है। और हम चेतावनी प्रणाली की बात करेंगे, यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की बात करेंगे। जैसे कानून व योजना का निर्माण। कानून व योजना का निर्माण, कोमा बीमा सूचना शिक्षा। बीमा यानी कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कर देना, किसी कोई बाढ़ से मर गया तो उसके घर वालों को तो पैसे मिल जाएंगे कम से कम। कोमा सूचना, कोमा शिक्षा, शिक्षा, कोमा प्रशिक्षण, कोमा सामुदायिक भागीदारी, भागीदारी, कोमा चेतावनी प्रणाली विकसित करना, लोगों को पहले ही अलर्ट कर देना कि भाई चक्रवात आने वाला, पीछे हट जाओ। चेतावनी प्रणाली विकसित, कोमा संस्थानों का निर्माण व प्रोत्साहन, संस्थानों का कोमा सार्वजनिक जागरूकता, गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण में कानून व योजना का निर्माण, बीमा, कोमा सूचना, कोमा शिक्षा, कोमा प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग, कोमा सामुदायिक भागीदारी कम्युनिटी लेवल पर पार्टिसिपेट करना, चेतावनी प्रणाली विकसित करना, संस्थानों का निर्माण व प्रोत्साहन देना, सार्वजनिक जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस फैलाना, ये सब करके अपन आपदा की तैयारी करते हैं। गैर संरचनात्मक दृष्टिकोण ये मानता है। तो आपका बीपीएससी 171 में चैप्टर नंबर 6 वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।